हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे पता करें, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कि इनकम टैक्स का पार्ट है, ठीक है। जो भी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉमर्स से, और इनकम टैक्स उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है। और इनकम टैक्स में ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की। किसी पर्सन का हमको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है, ठीक है। तो पर्सन को रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए हमको ये गिनना पड़ता है कि वो पर्सन इंडिया में लास्ट ईयर पिछले साल कितने दिन रहा, ठीक। अब पिछले साल का मतलब क्या, पहले तो हम ये समझे, ठीक। तो यहां पर 2 ईयर चलते हैं। एक को बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर और एक को बोलते हैं हम असेसमेंट ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा। जिस साल का आप हिसाब किताब लगा रहे हो, जिस ईयर का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसे आज अभी चल रहा है मार्च 2021, ठीक है। तो अभी हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो चल रहा है 20 और 21। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा 19 और 20, यानी 19 और 20 में जो उसने पैसा कमाया उसका हिसाब किताब हम लगा रहे हैं 20 और 21 में। ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक उस पर्सन ने कितनी इनकम कमाई, और इसका हिसाब लगाएंगे हम 1 अप्रैल 2020 में से 31 मार्च 2021 के बीच। तो ये हमारा क्या कहलाएगा असेसमेंट ईयर, और ये क्या हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो पहले तो हमने समझ लिया असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल। जिस साल आप हिसाब कब लगाओगे, जब उसने कमा लिया, उसके बाद जब आपने इनकम कमा ली, अब इस इनकम पे टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, वो हिसाब किताब कब लगेगा, जब वो ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर यानी करंट ईयर। करंट ईयर में हम हिसाब लगा रहे हैं कि पिछले साल उसने कितना कमाया। अब हमको पता करना है किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए, ठीक, किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर पता करना हो तो हमको पढ़ना पड़ती है 2 बेसिक कंडीशन, ठीक है। 2 आएगी यहां पर बेसिक कंडीशन। अब बेसिक कंडीशंस क्या है ना। पहली बेसिक कंडीशन ही और शी जो भी है, ठीक है। हम असेसी की बात करते हैं, असेसी जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं वो पर्सन, ठीक है। ही और शी मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। यानी वो भारत में कम से कम कितने दिन रहे, 182 दिन रहे। कब, प्रीवियस ईयर। हम हिसाब लगा रहे हैं 20 और 21 में। 20 और 21 में देख रहे हैं कि वो पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि वो 19 और 20 में कम से कम इंडिया में कितने दिन रहे, 182 दिन रहे, ठीक है। या फिर ये बेसिक कंडीशन पूरी ना करे, चलो, और यहां पे एक वर्ड ध्यान रखना, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, और सेकंड बेसिक कंडीशन हो गई कि ही और शी मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर at least 60 days
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड, ठीक है, एंड, ये एंड इंपॉर्टेंट है, एंड मस्ट रिसाइड फॉर एट लीस्ट 365 days, at least for 365 days during last 4 years preceding to previous year। अब ये कंडीशन क्या होगी पहले समझते हैं। पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि उसको इंडिया में कितने दिन रहना है, 182 दिन रहना है, ठीक है। चलो कोई 182 दिन नहीं रहा, ठीक, तो फिर ये देखे क्या वो 60 दिन रहा उस साल, यानी कब, 19 और 20 में, ठीक है, 60 दिन तो रहा है। अब 60 दिन रहा है तो रेसिडेंट नहीं हो जाएगा, उसके साथ साथ उस 60 दिन इस साल में रहा, इसके पहले के 4 साल, इसके पहले के 4 साल में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा उसको, 365 दिन रहना पड़ेगा। लास्ट 4 ईयर्स, और लास्ट 4 ईयर्स कौन से, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी इस प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल में कम से कम कितने दिन रहे, 365 दिन रहे। पिछले साल कितने दिन रहे, 182 दिन। या तो ये बेसिक कंडीशन पूरी कर दे या फिर ये बेसिक कंडीशन पूरी कर दे। क्या लिखा है यहाँ पे, और या तो ये या ये, दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दे तो वो पर्सन क्या बन जाता है, रेसिडेंट कहलाता है, ठीक। अब अगर वो 182 दिन रहता है तो रेसिडेंट है, ठीक है, 182 दिन नहीं रहता है, लेकिन अगर पिछले साल वो कितने दिन रहता है, 60 दिन रहता है, और उसके पहले वाले 4 साल में 365 दिन रह लेता है, तो भी वो क्या कहलाता है, रेसिडेंट कहलाता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब रेसिडेंट तो है, ठीक, रेसिडेंट तो हो गया, बट अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये भी समझते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एडिशनल कंडीशन। क्या पढ़ेंगे, एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन क्या है वो देखते हैं। ही मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 years। पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल क्या रहे, वो रेसिडेंट रहे। एंड ही मस्ट रिसाइड 730 days, 730 दिन मतलब 2 साल, है ना, 2 साल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दिन, क्योंकि हमको दिन काउंट करना पड़ेगा। ही मस्ट रिसाइड 730 days इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 7 years। कौन से, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये लास्ट 10 years कौन से, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। अब ये 2 कंडीशन और आ गई सर। अब ये तो 4 कंडीशन हो गई, कैसे करें ये समझते हैं। यहां क्या लिखा है दोनों के बीच में, यहां लिखा है इंपॉर्टेंट वर्ड, वो है ये, और क्या है, या तो ये कंडीशन पूरी कर दे या ये कंडीशन पूरी कर दे, वो क्या बन गया, रेसिडेंट। चाहे वो 182 दिन भारत में रह ले तो दूसरी चेक की मत करो, 182 दिन हो गया मतलब वो रेसिडेंट है, दूसरी चेक करने से कोई मतलब नहीं। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दे तो क्या कहलाएगा, भारत में रेसिडेंट कहलाएगा। अब रेसिडेंट तो हो गया, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसके लिए यहां 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी, और यहां पे वर्ड लगाएंगे हम एंड।
यानी ये भी पूरी करना है और ये भी पूरी करना है। मतलब कोई पर्सन एक बेसिक पूरी कर दे दोनों में से तो वो रेसिडेंट है, और उसके बाद अगर वो दोनों पूरी कर दे तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। मतलब आपके सामने 3 सिचुएशन आ गई। पहली, सर कोई बेसिक कंडीशन ही पूरी ना करे, नो बेसिक कंडीशन, बेसिक ही पूरी नहीं करी, ना तो वो 182 दिन रहा, ना 60 दिन रहा, वो तो केवल 40 दिन ही रहा, तो ना ये कंडीशन पूरी हुई ना ये कंडीशन पूरी हुई। जिसने बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई। कब बोलते हैं हम एनआरआई? जब ना तो वो 182 दिन रहे ना 60 दिन रहे, जिसने बेसिक ही पूरी नहीं करी। ठीक है। दूसरा क्या गया कि दोनों में से कोई भी एक या दोनों, ठीक है, आइदर ए, कौन सी ए? बेसिक, बेसिक ए और बी, या तो बेसिक कंडीशन ए पूरी कर दे या बेसिक कंडीशन कौन सी पूरी कर दे? बी कंडीशन पूरी कर दे। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दी या दोनों ही कर दे, या तो ए कंडीशन पूरी कर दे या बी, या दोनों ही कर दे, तो वो क्या कहलाता है? वो रेसिडेंट कहलाता है। अब रेसिडेंट तो हो क्या, बट क्या उसने दोनों एडिशनल पूरी करी? दोनों एडिशनल क्या है कि पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल वो भारत में रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। और क्या पिछले 7 सालों में वो 730 दिन भारत में रहा? ये भी हो गया। मतलब ये दोनों एडिशनल पूरी कर दे तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, RORI, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर वो एक एडिशनल करे या नो एडिशनल, कोई भी एडिशनल कंडीशन पूरी ना करे, मतलब एडिशनल करना तो दोनों ही करना है, नहीं तो किसी काम का ही नहीं। एक करी या नहीं करी, दोनों एक बराबर है, तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट तो है बट वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया का नहीं है। और दोनों एडिशनल पूरी कर दे तो रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस सीखने के लिए हमको 4 कंडीशन याद रखना पड़ेगी। पहली, कम से कम 182 दिन भारत में रहे, नहीं रहता है कोई बात नहीं, कम से कम पिछले साल कितने दिन रहे? 60 दिन रहे, और उसके पहले वाले 4 साल में 365 दिन रहे। इन दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे तो वो कहलाता है रेसिडेंट, पर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करे तो फिर वो कहलाता है नॉन रेसिडेंट। यहां तक तो क्लियर हो गया कि वो नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है। ठीक, इससे तो ये पता चल जाएगा कि दोनों ही पूरी नहीं करी, नॉन रेसिडेंट, दोनों में से एक पूरी कर दी, रेसिडेंट, दोनों पूरी कर दी तो भी रेसिडेंट। मतलब बेसिक कंडीशन जो पूरी नहीं करे वो नॉन रेसिडेंट, दोनों में से एक कर दे या दोनों कर दे तो क्या कहेगा? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट तो आ गया। अब रेसिडेंट के बाद वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है ये समझना है। दोनों एडिशनल पूरी कर दे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों में से एक करे एक छोड़ दे या दोनों ही नहीं करे तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसको मैं एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं, थोड़ा सा और इजी करता हूं मैं इसको आपके लिए। ठीक, 2 बेसिक कंडीशन देखना हमको। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए तो क्या बेसिक कंडीशन आ गई आपकी? बेसिक कंडीशंस। ठीक, बेसिक कंडीशंस क्या है? कम से कम भारत में कितने दिन रहे? पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज। कब?
इन, इसको सेलेक्ट हैं ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पहली कंडीशन होगी पिछले साल कितने दिन रहे भारत में, 182 दिन भारत में रहे। दूसरी क्या हो गई, ठीक है, और यहाँ बीच में क्या लिख देते हैं अपन, और बीच में वर्ड क्या लिख देते हैं, और। दूसरी क्या हो गई, पिछले साल भारत में 60 दिन प्लस 365 दिन। 60 दिन कब, ये प्रीवियस ईयर, प्लस 365 दिन कब, इस प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 साल, ड्यूरिंग 4 years बिफोर प्रीवियस ईयर, बिफोर प्रीवियस ईयर। पिछले साल के पहले वाले 4 साल में 365 दिन रहे, ठीक। दोनों में से एक कंडीशन उसने पूरी कर दी, या तो ये कर दी या ये कर दी, क्या कहलाएगा वो, दोनों में से एक कंडीशन उसने पूरी कर दी, ठीक है। या तो वो कंडीशन पूरी करेगा या वो कंडीशन पूरी नहीं करेगा। अगर उसने दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर दी तो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट है। और दोनों में से एक भी पूरी ना करे तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ये समझ में आ गया सर, कि 2 में से एक तो करना जरूरी है रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। अब रेसिडेंट बनने के बाद क्या कंडीशन आती है, कंडीशन आती है एडिशनल कंडीशन। ये बेसिक कंडीशन हो गई। अब हमको क्या देखना है, यहां पे जाकर के देखना है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन काय की हो गई, 2 एडिशनल कंडीशन है। एक तो है 10 में से 2 साल वो भारत में क्या रहे, रेसिडेंट, मस्ट बी रेसिडेंट, मस्ट बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years। उसके पहले वाले यानी प्रीवियस ईयर के पहले वाले की बात करते हैं। ये 10 years कौन से, बिफोर प्रीसीडिंग ईयर। और दूसरी एडिशनल कंडीशन क्या है, मस्ट रिसाइड एटलीस्ट 730 days ड्यूरिंग 7 years preceding to प्रीवियस ईयर। ये 2 एडिशनल कंडीशन हो गई, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, एंड। यहां लगाया था और, या तो ये या ये, दोनों में से एक पूरी करी, रेसिडेंट हो गया। अब यहां क्या लगाई कंडीशन, यहां वर्ड लिखा मैंने एंड, मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन जो पूरी करे, अगर उसने पूरी कर दी यस, तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको हम डिनोट करेंगे RORI से। और अगर ये पूरी ना करें, नो, दोनों पूरी ना करे, कोई एक कर दे या एक भी नहीं करे, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है RORI, ये है RNORI, और ये है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया NRI। जो बेसिक ही पूरी नहीं करे वो नॉन रेसिडेंट, दोनों में से एक पूरी कर दे तो रेसिडेंट। अब रेसिडेंट के बाद देखना है कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी, तो दोनों एडिशनल पूरी कर दे तो ऑर्डिनरी, दोनों में से एक भी कर दे या दोनों ही नहीं करे तो वो
नॉट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस। पर ये पता क्यों करते हैं? ये पता करते हैं कि हमको कौन सी इनकम पे उनसे टैक्स लेना है और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लेना है। तो अब हम समझते हैं टैक्सेबल इनकम क्या होती है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम इसके आगे चलते हैं अगले पार्ट पे कि कौन सी इनकम पे टैक्स किसको लगता है। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर लिया, अब देखते हैं हम कौन सी इनकम पे किसको टैक्स देना है, या किस इनकम पे रेसिडेंट को टैक्स लगेगा, किस पे नॉन रेसिडेंट को लगेगा और किस पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट को लगेगा। चलिए टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमने 3 कैटेगरी में लोगों को बांटा, कौन कौन सी? RORI मतलब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। RNORI रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा NRI नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 कैटेगरी हो गई, ठीक। और यहां लिख लेते हैं हम पर्टिकुलर्स। इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, नेट में कई बार। क्या करें? पहला पॉइंट, इनकम अक्रूड और अराइज इन इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया में कमाई या इंडिया में अराइज हुई, उस पे सभी को टैक्स देना है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे NRI। कोई NRI ने भी इंडिया से पैसा कमाया तो उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर ऐसी इनकम जो इंडिया में मिली है, विदेश में कमाई पर मिली कहाँ? सर विदेश में पैसा कमाया, लिया कहाँ पे? इंडिया में आकर के हमने रिसीव किया, तो भी सबको टैक्स देना है। इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, यदि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी इनकम को ऐसा मान लिया कि ये आपने इंडिया में ही कमाई है, चाहे विदेश में कमाई हो, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डीम्ड कर लिया, मान लिया कि पैसा आपने कहाँ कमाया? इंडिया में, तो फिर सबको टैक्स देना है। एंड 4th पॉइंट, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा मान लिया कि इनकम आपको इंडिया में ही मिली है, ऐसा माना जाएगा, तो भी सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो या तो सभी को टैक्स लग रहा है, चाहे इंडिया में कमाओ चाहे इंडिया में मिले। तो फिर वो क्या जिस पे किसी को छूट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कब मिलेगी? इनकम अक्रू या अराइज, इनकम एक्रू अराइज एंड रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर ही पैसा कमाया, इंडिया से बाहर ही कमाया, इंडिया से बाहर ही मिला, बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। विदेश में कमाया, विदेश में ही प्राप्त किया। देखो, विदेश में कमाया, इंडिया में प्राप्त किया, सबको टैक्स। इंडिया में कमाया, विदेश में पैसा लिया, तो भी सबको टैक्स। अब विदेश में ही कमा रहे, विदेश में ही मिल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
बिजनेस का कंट्रोल, जिस बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हो उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो एनआरआई को इस पे टैक्स नहीं देना है। रेसिडेंट और ऑर्डिनरी को, रेसिडेंट को तो टैक्स देना है, लेकिन एनआरआई को इस पे टैक्स नहीं लगेगा। एक को छूट मिल गई। छठा पॉइंट, इनकम accrue, arise and received out of India, ये भी यही पॉइंट है। बट यहां बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा था? इंडिया से। एंड बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अब जिस बिजनेस से पैसा कमा रहे हो वो भी इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो फिर सिर्फ रेसिडेंट को टैक्स देना है, न तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना है, न एनआरआई को टैक्स देना। सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है। और कोई ऐसी इनकम होती है क्या सर किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़े? हाँ बिल्कुल होती है। कौन सी? एनी प्रीवियस इनकम, प्रीवियसली earned income brought back to India, brought back to India। किसी ने विदेश में रह करके 10 साल में पैसा कमाया, इकट्ठा करा, जब कमाया, जब टैक्स दे दिया, अब वो इंडिया में लेकर के आ रहा है, तो किसी को भी उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तीनों पे ही उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए हमारे? 7 पॉइंट। इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब ये चारों तो एक जैसी पॉइंट है, सबको टैक्स देना है। इनकम विदेश में कमाई, विदेश में मिली, लेकिन बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, तो एनआरआई को टैक्स नहीं देना है, बाकी दोनों को उस पर टैक्स लगेगा। और इसलिए तुमने तो रेसिडेंशियल स्टेटस पता करा कि एनआरआई है या नहीं, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को तो हर जगह टैक्स देना है, नॉट ऑर्डिनरी को यहाँ छूट है और एनआरआई को 3 जगह छूट मिल गई। कोई प्रीवियस में कमाई हुई इनकम अगर इंडिया में लेकर के आ रहा हो तो तीनों को टैक्स नहीं देना। इनकम विदेश में कमाई, विदेश में मिली और बिजनेस भी विदेश से कंट्रोल होता है, इंडिया से कंट्रोल नहीं होता, तो केवल रेसिडेंट को टैक्स देना, बाकी को टैक्स नहीं देना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। एक रेसिडेंशियल स्टेटस का भी पूछा जाता है कि कितने दिन कौन कहाँ रहेगा, उसके हिसाब से टैक्स निकालना है। और कोई पर्सन के आपको नंबर ऑफ डेज देते बता दो कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या एनआरआई है, तो ये हमको बताना होता है। और दूसरा हमको ये 2 तरह के क्वेश्चन हमसे नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे अदर वीडियोज़ को। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। सो थैंक यू सो मच।